हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अमेज़न प्राइम की न्यू वेब सीरीज़ द किडनैपिंग डे एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी है एक आदमी म्योंग जुन की, जो अपनी बीमार बेटी का इलाज करवाने के लिए एक 11 साल की लड़की रूही का किडनैप करता है। लेकिन जैसा उसने सोचा होता है वैसा कुछ नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में क्या टर्न और क्या ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए एपिसोड को पूरा देखें। एंड गाइस, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसके टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं और हफ्ते में इसके 2 ही एपिसोड रिलीज़ किए जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1993 फरवरी मिशन हॉस्पिटल के एक सीन से, जहां सभी बहुत खुश होते हैं। वहाँ का एक डॉक्टर अपनी बेटी को अपने साथ लाया होता है। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इसके बाद क्या होता है यहाँ हमें दिखाया नहीं गया, क्योंकि इसके बाद कहानी सीधा मई 2023 में पहुँच जाती है। एक आदमी कार में बैठकर एक एड्रेस बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसे एक लेडी का फ़ोन आता है। तुम ठीक से छुपे हुए हो ना? इस पर वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या ये सही टाइम होगा? वो बहुत घबराया हुआ होता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वो लेडी फिर से उसे फ़ोन करके कहती है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? तभी उसकी गाड़ी के आगे एक छोटी लड़की आ जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उस लड़की को ऐसे देख वो घबरा जाता है और जब कार से निकलकर देखता है तो वो वही लड़की थी जिसका वो किडनैप करने आया था। इस आदमी का नाम म्योंग जुन होता है। वो उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। वो चेक करता है पर उसे कहीं चोट नहीं लगी थी। पर म्योंग जुन थोड़ा दयालु भी था। उस लड़की को बेहोश देखकर वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है, शायद मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। म्योंग जुन कहता है कि उसने उसकी बहुत सुन ली और अब वो जो भी करेगा अपने हिसाब से करेगा। लड़की को होश आता है। म्योंग जुन उसे ऐसे खड़ा देख घबरा जाता है। वो लड़की उससे पूछती है, बताओ मुझे किसके बारे में? अपने बारे में? वो बच्ची कहती है कि टेबल पर इतना सारा सामान क्यों है और ये रस्सी यहाँ क्यों पड़ी है? म्योंग जुन कहता है, अरे ये तो कपड़े सुखाने के लिए है। अच्छा तो फिर बताओ मुझे। म्योंग जुन कहता है, अपने बारे में? अरे नहीं, मेरे बारे में। मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? गाइस, ये छोटी बच्ची बहुत ही स्मार्ट होती है और वो म्योंग जुन से बहुत सारे सवाल पूछती है। म्योंग जुन उससे पूछता है कि क्या उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो कौन है और उसका क्या नाम है। वो लड़की कहती है, नहीं। अभी म्योंग जुन को यकीन नहीं हो रहा होता। वो फिर से उससे सवाल करता है। इस पर वो लड़की जवाब देती है, कहा ना कुछ भी याद नहीं है, बार बार पूछने का क्या फ़ायदा? जब वो लड़की दीवारों पर लगी फ़ोटो देखती है तो एक पेंटिंग को देखकर कहती है, माई डियर डैड। इस पर म्योंग जुन का दिमाग दौड़ता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा डैड ही तो हूँ। फिर वो लड़की कहती है, अगर ऐसा है तो मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम किम हेई। वो लड़की कहती है, हेई कुछ फैमिलियर सा नहीं लगता। अच्छा एक बार कहकर पुकारो तो। लड़की के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और म्योंग जुन पर डाउट भी। फिर वो उससे फूड मांगती है। म्योंग जुन उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और कहता है कि आज इसी से काम चला लो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए प्रॉपर खाना बनाऊंगा। म्योंग जुन पूछता है, उसे खाना कैसा लगा? हेई कहती है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अच्छा लगा। मैं तो बस ये इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। कल से मेरे लिए ढंग से खाना बनाना। म्योंग जुन कहता है, ठीक है। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुमने स्मोक की है? मुझे इसकी स्मेल से बहुत नफरत है। नेक्स्ट टाइम से मेरे सोने के बाद स्मोक करना। म्योंग जुन कहता है, अच्छा ठीक है, सॉरी। एक जंकमैन म्योंग जुन की सारी हरकतों पर नज़र रखे हुआ था। उसे वहाँ से जाता देख वो उसके घर में ताक झाँक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी म्योंग जुन वापस आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो उसे बताता है कि वो एक जंकमैन है और यहाँ कूड़ा बीनता है। इस इलाके में कोई भी नहीं रहता, इसलिए मुझे लगा तुम भी यहाँ रहते नहीं हो। अब जब सब यहाँ से चले गए हैं तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर वो आदमी कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ। फिर वो वापस चला जाता है। हेई को सोता देख उसे एक सुकून महसूस होता है। फिर उसकी नज़रें फ़ोटोज़ और एल्बम्स पे जाती हैं।
सारी फ़ोटो और एल्बम्स एक बैग में छुपा देता है। इसके बाद म्योंगजुन एल्बम में अपनी बेटी को देखकर याद करता है कि उसकी बेटी उसके साथ हर रोज़ काम पर जाया करती थी। लेकिन वो अपनी बेटी से कहता है कि अगले महीने से उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और इसके बाद वो उसे स्कूल भेजेगा। हेई कहती है उसे स्कूल नहीं जाना। इसके बाद खाना खाते वक्त उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी बेटी को ल्यूकेमिया है और अभी वो जिस स्टेज पे है मुझे पूरा यकीन है कि उसके सर में तेज़ दर्द भी होगा, लेकिन फिर भी वो अभी अर्ली स्टेज पे है, उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा। इम्प्रूवमेंट के लिए उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हमें इंतज़ार करना होगा जब तक कि हमें एक डोनर ना मिल जाए। म्योंगजुन उसे याद करके बहुत रोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग म्योंगजुन हेई के लिए रोटियां पकाता है। हेई कहती है ये क्या है? इसे तुम खाना कहते हो? फिर वो आटे पे लिखी तारीख पढ़ती है 2019, ये 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। म्योंगजुन कहता है क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? इस पर वो लड़की कहती है तुम क्या मुझे गंवार समझते हो? मैंने कैलेंडर में देख के कहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैन्युफैक्चरर पागल है क्या जो एक्सपायरी डेट लिख के भेजता है? म्योंगजुन कहता है अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार खा के तो देखो। हेई कहती है तुम ही खाओ। फिर वो पूछती है क्या मैं रोज़ यही खाना खाती हूँ? मुझे लगता तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये मेरा ही घर है? म्योंगजुन कहता है हाँ। अच्छा वो सारी फ़ोटोज़ कहाँ गई जो कल तक इस रूम में लगी हुई थी? म्योंगजुन कहता है वो मैं सफाई कर रहा था इसलिए हटा दी। चलो अच्छा तुमने कुछ तो सोचा, तुमने सफाई की है? मुझे लगता तो नहीं है, अगली बार से और अच्छे से करना। क्या यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बुक हैं, कोई अखबार नहीं, कोई कुछ नहीं? म्योंगजुन गुस्से में कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही खा लेता हूँ। म्योंगजुन उसे टैब देकर जाता है जब तक मैं वापस आता हूँ तुम ये देख लो। उसमें किड्स वीडियो देखकर हेई कहती है मैं ये सब देखती हूँ। म्योंगजुन स्टोर से कुछ सामान लेता है और तभी वो स्मोक करने लगता है तो उसे याद आता है कि हेई ने उससे कहा था कि उसके सोने के बाद ही स्मोक करे, इसलिए वो उसे वापस रख लेता है। अगले सीन में हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक्स वाइफ उससे मिलने हॉस्पिटल आई होती है। म्योंगजुन पूछता है कि तुम यहाँ क्यों क्या करने आई हो? उसकी एक्स वाइफ कहती है हम पूरे 3 साल बाद मिल रहे हैं और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? तो और क्या करूँ, तुम पूरे 3 साल बाद यहाँ आई हो और अपनी बेटी को 5 मिनट के लिए देखा भी नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि हॉस्पिटल के बिल का क्या, मैं मैनेज कर लूँगा। उसकी वाइफ कहती है मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते। म्योंगजुन कहता है तो उससे तुम्हें क्या, 3 साल पहले तुम सारे पैसे ले गए और अब तुम्हें हॉस्पिटल के बिल की चिंता हो रही है? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि मैंने अपना घर बेच दिया और प्राइवेट लोन भी लिया, और अब चाहे मुझे मेरे ऑर्गन्स भी बेचने पड़े मैं हेई की सर्जरी करवा के रहूँगा। उसकी वाइफ कहती है इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वो उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है, ध्यान से देखो ये लड़की हमारा हॉस्पिटल बिल भरेगी, ये नंबर कहीं लिखना मत, बस इसे अच्छे से याद कर लो। अब कहानी ट्रैक पर आती है और म्योंगजुन वो नंबर डायल करता है। म्योंगजुन कहता है कि कैसे लोग हैं ये, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठाता, इन्हें अपनी बेटी की पड़ी भी है या नहीं। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ से बात करता है, वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसके पेरेंट्स से बात की या नहीं। म्योंगजुन बताता है कि कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस पर उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने नंबर तो सही मिलाया था ना? म्योंगजुन कहता है कि मैंने नंबर बिल्कुल सही मिलाया है और कई बार कॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग फ़ोन उठाते ही नहीं। उसकी एक्स वाइफ कहती है ये क्या बात हुई, उन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी पड़ी है या नहीं? म्योंगजुन कहता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अरे गॉड ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं फिर से बीड़ी पीने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। म्योंगजुन उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तुम हॉस्पिटल में हेई के साथ नहीं हो, तुम हमारी बेटी को छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी। वो भागता हुआ हॉस्पिटल के लिए निकलता है। एक तरफ वो बच्ची किड्स वीडियो देखकर बोर हो गई होती है, इसीलिए सीएनएस न्यूज़ के बारे में सर्च करती है और इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने लगती है। इसके बाद वो कहती है कि ओह माय गॉड मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, लेकिन कोई उससे हॉस्पिटल की फ़ीस ना मांग ले, इसलिए छुपता छुपाता कैसे कैसे करके हेई के रूम में तो पहुँच जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि पकड़ा ना जाए, लेकिन पकड़ा जाता है। जैसे ही नर्स उसे पहचान लेती है कि वो और कोई नहीं बल्कि हेइस का पिता है, वो वहाँ से भागने लगता है। नर्स उसके पीछे पीछे भागती है और चिल्लाकर उसे बताती है कि हमें डोनर मिल चुका है, लेकिन आपको पहले
हॉस्पिटल का ओवरड्यू पे करना होगा, तभी ये सर्जरी मुमकिन है। फिर उसे याद आता है कि वो घर पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम रूही है उसे वहाँ छोड़ कर आया है। वही रूही घर से बाहर निकल जाती है और देखती है कि वो एक डेवलपमेंट एरिया में रह रही है। शायद इसलिए मुझे यहाँ कोई और नहीं दिखा। रूही आधे से ज़्यादा जगह घूम लेती है और वहाँ का नक्शा भी बना लेती है, लेकिन अब उसे भूख लगी थी। वो कहती है कि वो कब वापस आएगा, मैं तो भूख से मर रही हूँ। म्योंगजुन भागता हुआ वहाँ आता है। वो इतनी ज़ोर से भागा होता है कि उसकी सांस फूल जाती है। रूही कहती है, क्या तुम सब्जियाँ खेतों से उखाड़ने के लिए गए थे? म्योंगजुन उसके लिए खाना बनाकर लेके आता है। अब रूही को वो कुछ खास पसंद तो नहीं आता। वो कहती है, इसे फिर से बना कर लाओ। म्योंगजुन ये सुनकर दुखी तो होता है, लेकिन रूही कहती है, ऐसा मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है इसलिए इस बार जाने देती हूँ। रूही को खाता देख म्योंगजुन को बहुत खुशी होती है। फिर रूही उससे कहती है, क्या आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ? अभी रूही जो भी बोल रही होती है ये सब कुछ म्योंगजुन के सर के ऊपर से जा रहा होता है। उसके एक्सप्रेशंस देख के रूही कहती है, जाने दो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकती, कैसे वियर्ड एक्सप्रेशन दे रहे हो। अच्छा ये बताओ माँ का क्या हुआ? म्योंगजुन कहता है, माँ के बारे में क्या? रूही कहती है, अरे माँ के बारे में बताओ ना, वो कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? क्या वो मर गई हैं? म्योंगजुन कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या आप लोगों का डिवोर्स हो गया है? म्योंगजुन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि क्या उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? फिर म्योंगजुन कहता है, अरे नहीं बस है कोई बात। अब रूही कहती है कि क्या मेरा कोई छोटा भाई बहन भी है? म्योंगजुन कहता है, छोटा भाई बहन? रूही कहती है, फोटो में जो बेबी था वो मैं तो नहीं लग रही थी। म्योंगजुन कहता है, बड़े होने के बाद तुम्हारा चेहरा चेंज हो गया है। रूही कहती है, क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। म्योंगजुन फिर से फिरौती के लिए कॉल लगाता है, लेकिन हर बार की तरह कोई फ़ोन पिक नहीं करता। अब वो दूरबीन से उसके घर पर नज़र रखता है, बट उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो पूरी रात उनके घर पर नज़र रखता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग म्योंगजुन रूही के बाल बना रहा होता है। तब रूही उससे पूछती है कि क्या ये टूल उसने उसे दिया था। म्योंगजुन कहता है, हाँ 2 साल पहले मेरे जन्मदिन पर। अच्छा तो फिर ये किस काम आता है? म्योंगजुन उसे बताता है कि एक स्क्रैचिंग के काम आता है और इससे ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराता है। अच्छा लगा तुम्हें? फिर वापस दो और गंदा मत करो। रूही अलमारी में से कपड़े छाटने लगती है। म्योंगजुन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कपड़े बदलने हैं, मैं हर रोज़ एक ही कपड़ों में तो नहीं रह सकती ना, इनमें से तो अब स्मेल भी आने लगी है। एक एक करके सारे कपड़े अलमारी में से निकाल कर फेंकने लगती है। क्या ये सच में मेरे ही कपड़े हैं? मेरी ऐसी पसंद है, मैं सच में ये पहनती थी? म्योंगजुन कहता है, हाँ सच में तुम्हें ये सब बहुत पसंद थे, एक काम करो ये वाला ट्राई करो। रूही को वो फ्रॉक बना के म्योंगजुन उस पर बहुत हंसता है। रूही कहती है, हाँ हंस लो उड़ा लो मजाक। फिर वो रूही के हाथों पर निशान देखता है। रूही उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। अब ये तो म्योंगजुन को भी नहीं पता होता, लेकिन वो उसे कहता है कि उसे मधुमक्खी ने काट लिया था। रूही कहती है, अगर ऐसा है तो फिर सूजन क्यों नहीं है? म्योंगजुन कहता है, क्योंकि सूजन तो चली गई। म्योंगजुन उससे कहता है कि तुम मुझसे इतना डिसरिस्पेक्टफुली बात क्यों करती हो, तुम्हें मुझे डैड कहना चाहिए। इस पर रूही कहती है कि वैसे भी मेरी याददाश्त तो चली गई है ना, तो मैं जो चाहूँ वो कह सकती हूँ। जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तब देखेंगे। म्योंगजुन कहता है, मुझे डैड बुलाने में इतना मुश्किल क्या है? अब वो दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। रूही कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहूँ? म्योंगजुन कहता है, बस तुम्हें इतना ही तो कहना है कि आई मिस यू डैड। अरे लेकिन मैं ये कहूँ क्यों? म्योंगजुन कहता है, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है जब मैं काम में जाता हूँ। तुम सच में काम करते भी हो? मैंने तो तुम्हें कभी काम के लिए बाहर जाते नहीं देखा। म्योंगजुन कहता है, मैं रात को काम करता हूँ, प्लीज़ एक बार कहो ना, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रूही बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ अप्पा ही बोल पाती है और कहती है, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मैं आपको मिस कर रही हूँ जब मैं आपके सामने ही बैठी हूँ? म्योंगजुन कहता है, मैंने कहा ना ऐसा इसलिए ताकि मुझे काम करते वक्त एनर्जी मिले। रूही कहती है, तो फिर आपको मेरे लिए भी एक फ़ोन खरीद देना चाहिए ना। क्या आप मेरे लिए एक नया फ़ोन खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते ना? म्योंगजुन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी और दिन खरीदूंगा। चलो ना एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बस डैड ही तो बोलना है। रूही फिर से कोशिश करती है। म्योंगजुन कहता है कि थोड़ा ज़ोर से बोलो ना, क्योंकि रूही बोल नहीं पा रही होती है, इसलिए वो उसको चोटी काट देता है और रूही ज़ोर से बोल पड़ती है, अप्पा। लेकिन म्योंगजुन की इस हरकत पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने के लिए भागने लगती है। रिकॉर्डिंग सुनते वक्त म्योंगजुन उदास हो जाता है और उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है।
बाहर से रूही गेट पीट रही होती है, गेट खोलो। गेट खोलते ही म्योंग जुन के एक डंडा पड़ता है। रूही कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने इतनी ज़ोर से मार दिया? चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी। म्योंग जुन कहता है, मैं रो नहीं रहा था, लेकिन जब कोई गलती करता है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। रूही कहती है, ध्यान से, अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। रूही को सुनाने के बाद म्योंग जुन रिकॉर्डिंग सुनता है। रूही ने उसके लिए फ़ोन में रिकॉर्डिंग की होती है। अप्पा, आई एम सॉरी एंड आई मिस यू। म्योंग जुन फिर से कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन को पिक नहीं करता। वो अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि क्योंकि वो उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा, इसलिए वो चेक करने के लिए जा रहा है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। उन लोगों को भी एक मैसेज करता है, आपकी बेटी मेरे पास है, सेफ और सुरक्षित। म्योंग जुन को वहाँ से जाता देख जंकमैन की नज़र फिर से उस पर पड़ती है। जब म्योंग जुन छुपते छुपाते उस घर तक पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पहले से ही भीड़ लगी हुई थी और उसे पता चलता है कि असल में उस घर में किसी की डेथ हो चुकी है। उस घर में से 2 लाशें मिली होती हैं। विक्टिम एक डॉक्टर होता है जिसका नाम चोई है और वो योंगिन हॉस्पिटल चलाता था। वो डॉक्टर और उसकी वाइफ दोनों की बॉडीज़ हाउसकीपर को दिखी होती हैं जो वैकेशन से घर आया था। म्योंग जुन को मीडिया से पता चलता है कि बॉडीज़ की हालत देखकर पता चलता है मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था। म्योंग जुन घबराकर वहाँ से भागने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ वो जंकमैन घर का गेट तोड़कर म्योंग जुन के घर में घुस जाता है। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर रूही जाग जाती है और वो भी घबरा जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।